हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। देखिए, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे या क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे, तब हमें ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। इसके अलावा जब हम क्लाइमेटिक रीजन्स को पढ़ेंगे तब भी हमें ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेना आवश्यक होगा। इसलिए आज हम ह्यूमिडिटी को एक कॉन्सेप्ट के रूप में लेकर के कंप्लीटली इसकी नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है वो ही आर्द्रता कहलाती है। अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधे शब्दों में तो इसे ये कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम दें तो ज्योग्राफिकली इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होगी कि किसी स्थान विशेष की निश्चित समय पर निश्चित आयतन एवं निश्चित तापमान वाली वायु में जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, यानी कि किसी फिक्स प्लेस पर और फिक्स टेम्परेचर पर जो फिक्स वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली एयर है उसमें कितनी वाटर वेपर है वही आर्द्रता कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी, अलग अलग जगह डिफरेंट होगी, यानी कि स्पेशियली डिफरेंस होगा। इसके अलावा ये अलग अलग टाइम पे भी डिपेंड करेगी, अलग अलग समय पर ये अलग अलग होगी। यानी कि अगर हम टेम्पोरली बात करें तो ये टेम्पोरली भी डिफरेंट होगी। इसके अलावा वायु का क्या वॉल्यूम है, एयर है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगी कि ह्यूमिडिटी कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे 5 चीजें आई हैं। एक तो स्थान विशेष, एक निश्चित समय, एक निश्चित आयतन और एक निश्चित तापमान। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जलवाष्प, यानी कि जो जलवाष्प है ये डिसाइड करती है कि ह्यूमिडिटी कितनी होगी। ठीक है, अब जलवाष्प जो है ये क्या होता है? जलवाष्प होती है जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की जो गैसियस फॉर्म है, जल की जो गैसीय रूप है वो ही जलवाष्प है। ठीक है, और जलवाष्प बनती किससे है? जलवाष्प बनती है वाष्पीकरण से, इवेपोराइजेशन से। यानी कि इवेपोराइजेशन जो है वो जलवाष्प में परिवर्तित करता है, जल को वाष्प में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इवेपोराइजेशन जहां ज्यादा होगा वहां पर वाटर वेपर्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम जलवाष्प की बात करें तो इसका अगर औसत देखें तो जो पूरे वायुमंडल का जो द्रव्यमान है उसमें लगभग 4% तक औसत रूप से जलवाष्प पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा होती है। और अगर हम आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो ह्यूमिडिटी को नापा किससे जाता है? हाइग्रोमीटर से। तो आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जलवाष्प की, तो इसी को आगे लेके हम बढ़ते हैं और फिर आर्द्रता को समझते हैं। तो जलवाष्प वाष्प में परिवर्तित हो गया जल। ठीक है, अब देखिए जो वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वो किससे होगा? वाष्पीकरण होने के लिए एक हीट एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, कोई न कोई ऊष्मा दी जाएगी जल को, तभी तो वो जलवाष्प में चेंज होगा। और जलवाष्प में ऊष्मा देने के लिए हमें ऊष्मा कहां से मिलती है? तो जो पृथ्वी है उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, यानी कि सूर्य जो है उससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी। पृथ्वी पर आएंगी तो वो इंसोलेशन जो है वो पृथ्वी को मिलेगा, सतह को मिलेगा। इंसोलेशन मिलेगा तो उससे क्या होगा? हीट एनर्जी मिलेगी, और जहां हीट एनर्जी मिलेगी वहां पर वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज होगा। यानी हम बात करें कि जलवाष्प जो है इसको बदलने के लिए हमें एक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये ऊष्मा ऊर्जा जो है जो कि हीट में बदलने के लिए आवश्यकता है, इसका मान माना जाता है कि लगभग 540 से 660 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम जो जल है उसको, 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए 540 से 660 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊष्मा ऊर्जा को, जो कि हमें
जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक हुआ है, इसे बोला जाता है दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन का मतलब है कि वो अमाउंट हीट एनर्जी की वो अमाउंट जिससे हम जल को वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। अब इसको जब नीचे से हीट दी जाएगी, ठीक है, तो हीट देने के बाद इसको जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर कहाँ होगी? जल को, और जल को जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी ये उतना ही ज्यादा इवेपोरेट करेगा। अब ये जो हीट एनर्जी है ये किसको मिली? जल को, यानी कि जल जो है, वाटर जो है, उसके अंदर हीट एनर्जी स्टोर हो गई है, सेव हो गई है। यानी 1 ग्राम जो वाटर था उसको जब हमने वेपर्स में चेंज किया तो उसने इतनी हीट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, और इसी को हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब यही जब हीट एनर्जी बाद में फिर से क्या होगा कि जब वाटर वेपर्स वापस अगर वाटर में बदलता है, यानी जलवाष्प अगर फिर से जल में बदलता है, उसका कंडेंसेशन होता है, संघनन से वापस जल में बदलता है, तो ये हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? जो वाष्प ने अपने अंदर स्टोर की थी ये क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, निर्मुक्त हो जाएगी। तो इसे फिर क्या बोला जाएगा? जब इतनी ही एनर्जी 1 ग्राम जल वाष्प को जब वापस जल में परिवर्तित किया जाएगा, उसके बाद जो ऊष्मा निकलेगी उसे बोला जाएगा दोस्तों संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है जस्ट अपोजिट टू वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अमाउंट, मात्रा दोनों की सेम है, इतनी है, मगर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी जल को वाष्प में बदलने के लिए, और संघनन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी वाष्प को फिर से जल में बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जलवाष्प पर आधारित है हमारी आर्द्रता, और जलवाष्प किस पर आधारित है? तापमान पर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा जलवाष्प की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वजह से हमारी जो जलवाष्प है इसकी मात्रा उसके अनुसार बढ़ेगी। तो अगर हम देखें तो जो गर्म वायु है, ठीक है, गर्म वायु, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तापमान की, क्योंकि हमने आर्द्रता की डेफिनेशन में देखा है कि तापमान, एक निश्चित तापमान पर ही आर्द्रता की कैलकुलेशन होती है, अलग अलग तापमान पर आर्द्रता अलग अलग होती है। तो अगर हम तापमान की बात करते हैं, तापमान हमें 2 तरीके से देखना है। एक तो तापमान होता है वायु का खुद का तापमान, और एक हम बात करें सतह के तापमान की। ठीक है, वायु का तापमान और सतह का तापमान। अगर हम वायु का तापमान की बात करें तो जो गर्म वायु होगी, जितनी ज्यादा वार्म एयर होगी, वो उतनी ही ज्यादा जलवाष्प वाटर वेपर को स्टोर कर सकती है। क्यों कर सकती है? इसका कारण क्या है? देखिए, जो वाटर, अगर हम मान लें कि जलवाष्प जो है, जब वायु को गर्म करेंगे आप, तो गर्म वायु क्या होती है? फैलती है। जब वायु गर्म होगी, फैलेगी, तो उसका जो आयतन है वो भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। जब आयतन अधिक हो जाएगा तो उसके अणु दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, फैलाव होने पर जो गैस, जो वायु है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो उनके बीच में वाटर वेपर को आने के लिए अधिक स्थान मिल जाएगा, और इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जलवाष्प को स्टोर कर पाएगी। ठीक है, मान लीजिए इतना, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हम माने कि ऐसे कण दूर दूर हैं गैस के, ठीक है, इतने दूर दूर हैं, और इसके अंदर जो जलवाष्प है उसके कण ऐसे स्टोर हो रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि ये ही जो जलवाष्प है, अब ये इतने बड़े, ये गैस वायु जो है वो इतने बड़े बर्तन में डाली गई है, और जो गैस है उसकी मात्रा तो उतनी है, मगर वो अब फैल गई है, उसको गर्म कर दिया है। तो अब सोचिए इतने बड़े के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा जलवाष्प स्टोर कर पाएगी।
ठीक है। तो इस वजह से अगर वायु अधिक गर्म होगी तो उसका प्रसार अधिक होगा, उसका आयतन में वृद्धि होगी और इस वजह से वो अधिक जलवाष्प को स्टोर कर पाएगी। ठीक है, रीजन समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम सतह के तापमान की बात करें तो देखिए जलवाष्प जो है वो किससे बन रही है, वाष्पीकरण से। और वाष्पीकरण किस पे डिपेंड करता है, सतह पर, और सतह के तापमान पर। और सतह का तापमान किस पे डिपेंड करता है, सौर्यिक विकिरण पर, सोलर रेडिएशन पर। क्योंकि हीट एनर्जी मिलेगी किससे, सोलर रेडिएशन से, इंसोलेशन से। ठीक है, तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इक्वेटर टू पोल की साइड में चलेंगे तो जलवाष्प में हमें कमी आती जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सूर्य है उसकी किरणें ज्यादा कहाँ होती है, इक्वेटोरियल रीजन में। और इससे अगर हम पोल्स रीजन में जाते हैं तो धीरे धीरे सोलर रेडिएशन भी कम मिलेगा और इंसोलेशन भी कम मिलेगा। इंसोलेशन कम मिलेगा तो हीट एनर्जी कम मिलेगी, हीट एनर्जी कम मिलेगी तो इवेपोराइजेशन कम होगा, इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कम होगा तो जलवाष्प की मात्रा में भी कमी आएगी। ठीक है, तो जलवाष्प की मात्रा डिपेंड किस पर कर रही है, सूर्य जो है उसकी कितनी ज्यादा इंसोलेशन सूर्य तक मिल रहा है। तो इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब आप जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ये किस आधार, किस पे पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम स्थान विशेष पर। स्पेशली अगर हम देखें स्थान के आधार पर तो किस प्रकार हमें जलवाष्प की मात्रा अलग अलग मिल रही है वो हम देख रहे हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हो गया। इसके बाद जलवाष्प की जो हमें अधिकतम मात्रा है वो पृथ्वी की सतह के पास मिलती है। ठीक है, जो सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है, इसके पास हमें ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी इसके पास, क्योंकि सतह के पास क्या है, धरातल पर सागर जो है वो कहाँ है, धरातल पर ही है। जो जल राशि है वो कहाँ है, धरातल पर है। जब सतह पर जल अधिक है तो जल का ही वाष्पीकरण हो रहा है। जब जल का ही वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प कहाँ ज्यादा मिलेगी, निचले वायुमंडल में ही ज्यादा मिलेगी, यानी सतह के पास ज्यादा मिलेगी। और एक इसकी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल जो 50% ऑफ वाटर वेपर है, जलवाष्प का जो 50% है दोस्तों, ये 50% मिलता है मात्र 2 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, किससे, सतह से 2 किलोमीटर की हाइट तक, धरातल से 2 किलोमीटर की हाइट तक 50% मिलता है। और अगर जब 90% की बात करें हम, टोटल जलवाष्प जो हमें वायुमंडल में मिल रही है उसका 90% लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो 10 किलोमीटर से ऊपर अगर हम जाएंगे तो 10 किलोमीटर से ऊपर तो जलवाष्प की नगण्य, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ही मिलती है। ठीक है, तो जलवाष्प जो है वो पृथ्वी की सतह के पास अधिक होगा तो आर्द्रता भी पृथ्वी की सतह के पास ही ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम स्पेशली आगे बात करें तो अलग अलग जगह पर भी अलग अलग हमें जलवाष्प मिलती है। जैसे जो स्थल भाग होते हैं, जो लैंड बॉडीज होती हैं, उनकी अपेक्षा जो सागरीय सतह है, जो वाटर सरफेस है, चाहे वो ओशन की हो या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी सागर की हो, तो सागरीय सतह पर हमें अधिक जलवाष्प मिलेगी। और ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। क्यों होगी, क्योंकि सागरीय सतह पर जल होगा, जहां जल होगा वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, वहां पर जलवाष्प भी अधिक होगी तो आर्द्रता भी वहीं पर अधिक होगी। यानी सागरीय सतह को अगर हम बात करें तो टोटल, अगर हम ग्लोबली पूरे ग्लोब पर अगर हम बात करें कि तो 87%, लगभग 87% जो जलवाष्प की सप्लाई है वो हमें सागरीय सतह से होती है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है ओशियनिक सरफेस का, 87%। जबकि जो लैंड पोर्शन है, स्थल है, इस पर ओनली 13% जो है वो हमें स्थलीय भागों से मिलता है। ठीक है, तो लैंड से हमें मिलता है इवेपोराइजेशन की वजह से जो वाटर वेपर है वो मात्र 13%, जबकि यहाँ 87%, क्योंकि यहाँ सागर पर जल है, स्थल पर जल की मात्रा में कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि स्थल पर ऐसे अगर हम फिक्स लैटिट्यूड के हिसाब से बात करें तो जो स्थल पर जो हमें सबसे ज्यादा मिलती है आर्द्रता जलवाष्प, वो मिलती है हमें 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। ये एक छोटी बेल्ट है जो इक्वेटर के दोनों ओर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच है। यहाँ पर हमें स्थल पर
लैंड की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जलवाष्प मिलती है। और अगर हम सागरीय सतह की बात करें, ठीक है, अगर हम ओशनिक सरफेस की बात करें तो ये मिलेगी हमें 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, यानी दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में हमें सागरीय सतह पर सबसे अधिक जलवाष्प मिलती है। ठीक है, और सागरीय सतह का कंट्रीब्यूशन कितना है? 87%। इसके बाद ये तो हमने देख ली स्पेशली स्थान विशेष के आधार पर। अब हम समय के आधार पर आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा को देखें, यानी हम देखें टेम्पोरली। ठीक है, तो टेम्पोरली अगर हम देखें तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक जलवाष्प मिलती है, यानी जो विंटर सीजन है उससे ज्यादा मिलेगी समर सीजन में। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, विंटर सीजन जो होगा, मान लीजिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो विंटर सीजन जब होगा तो सूर्य कहां होगा? सदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, सूर्य की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर पर अधिक होंगी, यानी गर्मी होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? विंटर होगी। जब विंटर होगी तो सूर्य तप की मात्रा यानी इंसोलेशन कम मिलेगा, सोलर रेडिएशन कम मिलेगी तो इंसोलेशन कम मिलेगा, और इंसोलेशन कम मिलेगा तो इवेपोराइजेशन कम होगा। जब इवेपोराइजेशन कम होगा तो उसकी वजह से वाटर वेपर्स भी कम होंगी। इसलिए शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक जलवाष्प मिलती है। जब समर सीजन आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सोलर रेडिएशन अधिक होगा, इंसोलेशन अधिक होगा, हीट एनर्जी अधिक मिलेगी, इवेपोराइजेशन अधिक होगा और वाटर वेपर्स भी अधिक होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम टेम्पोरली ही कि रात की तुलना में दिन में अधिक जलवाष्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात में क्या हो गया है? सनसेट हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, अब सोलर रेडिएशन मिल नहीं रहा है, सोलर रेडिएशन नहीं मिल रहा है तो इवेपोराइजेशन कम हो रहा है, टेम्परेचर वैसे ही डाउन जा रहा है। तो इस वजह से इस रात में जो हमें वाटर वेपर्स हैं वो कम मिलेंगे, जबकि दिन में क्या होगा? दिन में ज्यादा इवेपोराइजेशन होगा सोलर रेडिएशन की वजह से, तो हमें ज्यादा वाटर वेपर्स मिलते हैं। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, यानी आर्द्रता भी अधिक होगी। इसके बाद हम बात करें कि जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प का रोल क्या है? ठीक है, जलवाष्प क्या रोल प्ले करती है? ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से अलग अलग आयतन, अलग अलग तापमान, अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय पर कैसे डिफर करती है, ये तो देख लिया। अगर इसका रोल देखें तो ये ग्रीन हाउस गैस होती है जलवाष्प। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है कि ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उनको भी अवशोषित करती है, मगर उनकी कम मात्रा अवशोषित करती है, जबकि जो पृथ्वी से जो विकिरण होता है, जो पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, उसका ये अधिकतर भाग जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और इस वजह से जो सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण निकल रही है उससे से निकलने वाली जो हीट एनर्जी है वो ऊपर नहीं जा पाती है, अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, और जो ज्यादा ये जो अवशोषित करती है इसको ये वापस पृथ्वी की तरफ रिवर्स रेडिएशन भी करती है, प्रतिलोम विकिरण करती है, वापस रिवर्स रेडिएशन करके वापस धरातल की तरफ भेजती है। और इस वजह से ये एक पूरे कंबल की तरह व्यवहार करती है, एक कंबल की तरह ढके रखती है धरातल को। और जो इस वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जो धरातल के साथ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, और जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प जो है ये कंडेंसेशन में यूजफुल है, संघनन होता है, संघनन की वजह से ही हमें यहाँ पर बादल निर्माण और वर्षण मिलता है। तो वर्षण और संघनन में भी जलवाष्प की महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा जलवाष्प के बारे में पढ़ा कि जलवाष्प होती क्या है और ये कैसे कैसे डिफर करती है। ठीक है, अब हम आर्द्रता जो है, इस आर्द्रता को नापने के लिए हमें कुछ अलग अलग हमने इसकी मेजरमेंट बना रखी हैं, अलग अलग रूप से हम आर्द्रता को नापते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, आर्द्रता को मापने के जो प्रकार हैं वो 3 मेन प्रकार होते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है और विशिष्ट आर्द्रता होती है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और इसके अलावा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता
होती है। तो वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता की कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए, जो निरपेक्ष आर्द्रता है इसका मतलब है कि जो निश्चित आयतन वाली जो वायु राशि है उसमें कितनी मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है, यानी जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स है उसकी जो मात्रा वास्तविकता में रियलिटी में अवेलेबल है उसी को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। एब्सोल्यूट निरपेक्ष आर्द्रता यानी इसकी किसी और के साथ अपेक्षा नहीं की जाती, यानी ये और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी और से इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है, जो निश्चित आयतन पर वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब इसकी जो यूनिट है इसको नापा जाता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, यानी पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ एयर में कितनी अमाउंट या कितनी ग्राम वाटर वेपर्स है उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता जो है इसका वायु के तापमान से या धरातल के वायु के तापमान से इतना कुछ इसका संबंध नहीं होता है। आप वायु का तापमान बढ़ा भी देंगे तो भी इसकी जो है मात्रा में तो कोई चेंज आएगा नहीं, जलवाष्प की मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर आप जलवाष्प ये भरी हुई है, ठीक है। अब अगर आप इसमें तापमान भी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो तापमान बढ़ाने के बाद भी जो जलवाष्प है वो तो इतनी ही रहेगी। ये अलग बात है कि गैस फैलती है, वायु भी फैलती है, मगर जो जलवाष्प उसके अंदर आ गई है, जितनी ग्राम आ गई है वो उतनी ही ग्राम रहेगी। ठीक है, इसलिए निरपेक्ष आर्द्रता जो है उसका वायु के तापमान से कोई प्रभाव नहीं होता है, एयर टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करती है। मगर अगर हम सतह के तापमान की, जहां पर कि हम आर्द्रता को नाप रहे हैं, सतह के तापमान की अगर बात करें तो उस पर ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो डिपेंड करती है। जैसे आर्द्रता की मात्रा है, तो आर्द्रता की मात्रा जो है वो क्या है, जलवाष्प है। तो जलवाष्प जब इतने कारकों पर हमने देखा था, इन पे डिपेंड कर रही थी, तो ये इसी तरह निरपेक्ष आर्द्रता भी इस पे डिपेंड करेगी। कैसे करेगी कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है इसकी भी कमी होगी, निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा में भी कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह के पास देखें तो पृथ्वी की सतह के पास जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो निरपेक्ष आर्द्रता भी ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम किसी स्थान पे बात करें तो जो सागरीय सतह है वहां पर जलवाष्प अधिक है तो वहां पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। जबकि हम लैंड की साइड में जाएंगे, स्थल की ओर जाएंगे तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी तो निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा में भी कमी आएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कम होगी। इसके अलावा दिन के समय में अगर हम देखेंगे तो दिन के समय में क्योंकि वाटर वेपर्स अधिक है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी अधिक है। रात के समय में क्या हो रहा है, रात के समय में वाटर वेपर्स में कमी आ रही है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी कमी आएगी। इसी तरह अगर हम विंटर सीजन में बात करेंगे तो विंटर सीजन में भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वाटर वेपर्स कम होंगे। अगर हम समर सीजन की बात करेंगे तो समर सीजन में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर वेपर्स बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो धरातल के तापमान पर डिपेंड करता है। इसलिए निरपेक्ष आर्द्रता अलग अलग स्थान पर यानी स्पेशली और अलग अलग समय पर यानी टेम्पोरली अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है, ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है ये एक तरीके से पूरी जितनी भी वायु जो है उस वायु में एक तरीके से हम देखें तो मात्र जलवाष्प की मात्रा को डिनोट कर रही है ये। ठीक है, इसका और किसी भी हम आसपास की वायु से इसका हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। मगर अब आगे के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमें यहाँ एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। सापेक्षिक आर्द्रता को देखने से पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है आर्द्रता सामर्थ्य का, यानी कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। देखिए, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब है कि जो निश्चित तापमान है उस पर कोई भी वायु,
ठीक है, कोई भी वायु है उसका जो एक फिक्स वॉल्यूम है, निश्चित आयतन है, उसमें वो कितनी अधिकतम मात्रा में जल वाष्प को धारण कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी एयर जो कि फिक्स टेम्परेचर और फिक्स वॉल्यूम पर मैक्सिमम कितनी अमाउंट में वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है, वो ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी बर्तन है, उस बर्तन में हम कितनी, ये मान लीजिए हम इसकी कहें कि ये 10 लीटर का बर्तन है। ठीक है, 10 लीटर इसका बर्तन है और इस 10 लीटर बर्तन में हम क्या कर सकते हैं, लगभग 10 लीटर तक जल भर सकते हैं। तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, 10 लीटर है। ठीक है, इसी तरह आर्द्रता सामर्थ्य का भी मतलब यही है कि कोई भी वायु जो एयर है वो कितनी मात्रा में ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है, वो ही उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है उसका मापन भी दोस्तों ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में किया जाता है कि पर क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम जल वाष्प को ये एयर होल्ड कर सकती है, वो ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर है? देखिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब आप सीधे शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कि मेरे को 4 चपाती की भूख है, मैं 4 चपाती खा सकता हूं। ठीक है, मेरी कैपेसिटी क्या है, 4 चपाती। ठीक है, तो वो क्या हो गई, मेरी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के इक्वल हो गई। बट मैं खा कितनी रहा हूं, मात्र 2 खा रहा हूं, तो वो मेरी क्या हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी वास्तव में जितनी जलवाष्प है एयर के अंदर वो तो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और जितनी हो सकती थी, उसकी जितनी कैपेसिटी थी वो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है उसके अंदर कितनी जलवाष्प है, और कितनी हो सकती थी उसका मतलब है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है दोस्तों वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर ऑफ एयर क्या है। ठीक है, वायु के तापमान पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगर हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को देखें तो वो टेम्परेचर ऑफ एयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। अगर वायु का तापमान बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वायु का तापमान बढ़ाया जाएगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी वायु को जल वाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि गर्म जो वायु है वो अधिक जल वाष्प क्यों धारण कर पा रही थी, क्योंकि गर्म वायु जब तापमान दे रहे थे तो हीट लेकर के वो फैल रही थी, और अधिक फैलने के कारण उसके अंदर जल वाष्प ज्यादा मात्रा में आ सकती थी। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एयर का तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। अगर आर्द्रता सामर्थ्य तापमान पर निर्भर कर रही है एयर के पर, तो साथ साथ ये एयर का जो तापमान है वो किस पर डिपेंड करेगा, सतह पर भी डिपेंड करेगा ना। कोई सतह के पास जो एयर गर्म सतह है उसके पास एयर होगी तो उसका गर्म एयर होगी वो भी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायु जो है अब वो ठंडी होने लगती है, और जब वायु ठंडी होगी तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, यानी टेम्परेचर ऑफ एयर कम होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आर्द्रता सामर्थ्य है जो कम होने लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शीतकाल में, सर्दी की जो ऋतु होगी, सर्दी की ऋतु में क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। गर्मी में टेम्परेचर अधिक होगा तो एयर का टेम्परेचर भी अधिक होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में जो सरफेस टेम्परेचर है वो अधिक होगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ एयर भी अधिक होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नाइट में क्या होगा, नाइट में टेम्परेचर ऑफ एयर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से किसी भी वायु के आर्द्रता सामर्थ्य को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कैलकुलेशन कर माने तो लगभग होती है 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है।
अब ये 10 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते इसकी जस्ट डबल यानी 7 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्यों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डबल हो गई है। इसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर वायु का होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 14 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और जबकि 30 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते ये लगभग 27 ग्राम पर मीटर क्यूब तक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो जाती है। यानी हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब आर्द्रता सामर्थ्य जो है, यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सैचुरेशन डेफिसिट का। यानी सैचुरेशन डेफिसिट का मतलब होता है कि संतृप्तता घाटा, संतृप्तता घाटा, सैचुरेशन डेफिसिट। ये क्या होता है? सैचुरेशन डेफिसिट का मतलब है कि वास्तव में कितनी उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, वाटर वेपर उसके अंदर प्रेजेंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही सैचुरेशन डेफिसिट होगा। यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी माइनस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दोनों का अंतर संतृप्तता घाटा कहलाता है। मैंने बताया कि 4 चपाती खाई जा सकती है मगर खाई वास्तव में कितनी गई? 2, तो संतृप्तता घाटा कितना हो गया? 2 का रह गया, 4 माइनस 2 तो बराबर 2 का। अगर इसको हम यहां अप्लाई करें, मान लो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम माने, ठीक है, सैचुरेशन डेफिसिट को हम ऐसे देखें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखें तो सैचुरेशन डेफिसिट बराबर, अब देखें हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 7 ग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है? 7 ग्राम पर मीटर क्यूब। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो है 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो सैचुरेशन डेफिसिटी कितना हो गया? 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी अगर इसको 3.5 ग्राम और हम अगर ह्यूमिडिटी दे दें एयर को, तो ये एयर का ये घाटा खत्म हो जाएगा। और जब इस एयर का घाटा ये खत्म हो जाएगा तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सैचुरेटेड एयर कब होगी? सैचुरेटेड एयर होगी जब हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी, किसके हो जाएगी? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर हो गई है तो तब जाकर के सैचुरेशन जो एयर है वो पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी। तो वायु के संतृप्त होने के लिए हमें जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर करना होगा। यानी आर्द्रता इतनी ज्यादा दो कि उसकी कैपेसिटी फुल हो जाए। संतृप्त वायु का मतलब है कि अब और ज्यादा आर्द्रता ये ग्रहण नहीं कर सकती, और ज्यादा हम इसको ह्यूमिडिटी देंगे तो वायु के अंदर नहीं स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो वायु संतृप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4 चपाती खाई जा सकती थी मगर 2 ही खा रहा था, ठीक है। अब अगर इसमें 2 चपाती और दे दी जाए तो इसका जो पेट है वो भर जाएगा, अब ये और नहीं खा सकता, इसकी भूख शांत हो जाएगी। सैचुरेटेड एयर का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए जो संतृप्त वायु है, सैचुरेटेड एयर है, ये जिस टेम्परेचर पे जाकर के सैचुरेट होती है, जिस टेम्परेचर पे जाकर के वायु संतृप्त हो जाती है उसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट या ओसांक बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो टेम्परेचर ऑफ एयर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर मैं इसका तापमान कम कर दूं, ठीक है, अब मैं इसका तापमान कम कर दूं तो साथ साथ इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। यानी मुझे सैचुरेशन लाने के लिए, एयर को सैचुरेटेड करने के लिए 2 ऑप्शन मिल गए हैं। एयर को सैचुरेट करने के 2 ऑप्शन मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? या तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर दूं।
तापमान जब डिक्रीज कर दूंगा तो जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ले रहे थे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 7 ग्राम पर मीटर क्यूब की होल्डिंग कैपेसिटी रख रही थी, सैचुरेशन कैपेसिटी, ये अब घटते घटते हमारा टेम्परेचर इतना कर दूं कि ये लगभग 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब पर आ जाए, तो क्या हो जाएगी, एयर सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर होगी तभी सैचुरेटेड एयर होगी। तो मैंने तापमान को इतना ज्यादा कम कर दिया कि करते करते ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर आ जाए, या हो सकता है कि मैं इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बढ़ाता जाऊं और बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दूं कि उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके बराबर इसको आर्द्रता मिल जाए, तो क्या होगा, तब भी एयर सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो एयर को सैचुरेट करने के दो तरीके हो गए, तापमान को कम कर दो तो होल्डिंग जो उसकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, या फिर उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बढ़ा दो, तो जब निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ा दोगे तो बढ़ाते बढ़ाते वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो एयर सैचुरेट हो जाएगी। अब यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ, सैचुरेटेड एयर के कॉन्सेप्ट के साथ, हमारी जो ह्यूमिडिटी जो है उसका दूसरा टाइप निकल के आता है, जिसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, या इसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम थोड़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो दोस्तों, वायु की संतृप्तता डिपेंड करती है कि निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है और आर्द्रता सामर्थ्य कितनी है। जब निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो जाएंगे तो वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी। अब यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है सापेक्षिक आर्द्रता का। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता है निश्चित तापमान वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उसी तापमान पर उसके आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात, यानी टेम्परेचर वही होना चाहिए, उसी टेम्परेचर पर किसी एयर के अंदर कितनी तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और उसी टेम्परेचर पर उसकी क्या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, इन दोनों का जो रेशियो है वो ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी AH अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी SC इंटू 100, यानी इसको परसेंटेज में हम दिखाते हैं, प्रतिशत में इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, हमने एग्जांपल लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एयर का, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मान लीजिए जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो है 3.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो है 7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें परसेंटेज में तो वो आ गई 50%, यानी कि ये जो एयर है वो 50% सैचुरेटेड है, संतृप्त है 50%। अब अगर ये 100% हो जाता है, 100% हो जाता है, तो एयर पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, अब उसके अंदर और ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं आ सकती है। और इसके बाद एयर जब सैचुरेट हो जाएगी तो इस ड्यू पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर ये सैचुरेट हुई है, उषांक बिंदु पर ये संघनन होगा। कंडेंसेशन यानी संघनन की वजह से फिर वर्षण होता है और ह्यूमिडिटी की वजह से बारिश होने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से, आर्द्रता सामर्थ्य से और निरपेक्ष आर्द्रता से जो रिलेशन है, उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो किस तरीके से चेंज होती है। देखिए, सबसे पहली बात हम करें कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विलोम संबंध होता है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। ठीक है, मगर हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन है, समानुपाती होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों के हम रिजल्टेंट देखें तो क्या होगा कि अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, जो सापेक्षिक आर्द्रता है, वो तापमान से भी विलोम संबंध रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशन है।
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है, बिल्कुल समानुपाती होती हैं। अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी हम निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती है। ठीक है, अब हम दो कंडीशन लेते हैं। दो कंडीशन में हम पहली कंडीशन लेते हैं कि हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को तो कांस्टेंट रखा है, वायु के अंदर जितनी निरपेक्ष आर्द्रता है वो उतनी ही है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। मगर हम चेंज किसमें कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर में। ठीक है, वायु के तापमान में हम परिवर्तन करते हैं। तो पहली कंडीशन ये लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया एयर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तापमान बढ़ने से वायु में प्रसार होगा, फैलेगी, और फैलेगी तो वो ज्यादा जलवाष्प को धारण कर पाएगी क्योंकि उसका आयतन बढ़ गया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। टेम्परेचर बढ़ाया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई। अब जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई है तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में विपरीत संबंध है। तो आर्द्रता सामर्थ्य जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो एयर जो है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और एयर अनसैचुरेटेड स्टेज की ओर जाती जाएगी। ठीक है, वायु असंतृप्त होती जाएगी, यानी जो सैचुरेशन डेफिसिट है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी और एक तरीके से जो सैचुरेशन डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा और एयर अनसैचुरेटेड होती जाएगी। इसके विपरीत अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, टेम्परेचर कम कर दिया तो तापमान कम करने पर क्या होगा, तापमान कम करने पर इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा। जब आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा तो अब एयर जो है वो ज्यादा ह्यूमिडिटी को होल्ड नहीं कर पाएगी, जलवाष्प को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य कम हो गया है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमने जितनी थी उतनी ही रखी है, जलवाष्प की तो जितने ग्राम पर क्यूबिक मीटर मात्रा थी उतनी ही है, बस तापमान को घटाने बढ़ाने से हम आर्द्रता सामर्थ्य में चेंज लाएंगे और इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी और इस वजह से एयर धीरे धीरे सैचुरेट होती जाएगी। तो तापमान बढ़ाया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई और एयर अनसैचुरेटेड हो गई। अगर तापमान घटाया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से एयर सैचुरेटेड होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, इसमें क्या है, अगर हम तापमान को कांस्टेंट रखें, हम एयर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, और तब अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो हमारी सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तो अब कांस्टेंट है, जब तापमान कांस्टेंट है तो उसका आर्द्रता सामर्थ्य भी कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। यानी तो 4 चपाती जितनी खा पा रहा था उतनी ही खा रहा है। ठीक है, 4 चपाती की क्षमता है उसके अंदर, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मगर उसको अब डाइट बढ़ा दी है, 2 से ज्यादा चपाती उसको देना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। मगर अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कम कर दें, आर्द्रता सामर्थ्य उतनी ही है, आर्द्रता सामर्थ्य में कोई चेंज नहीं है, मगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को अगर हम कम कर देते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है, यानी एयर जो है वो धीरे धीरे अनसैचुरेटेड होने लगेगी। और जब देखिए, जब सैचुरेशन बढ़ेगा तो सैचुरेशन बढ़ने से वर्षा होगी, यानी कि जितनी ज्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा हो रही है उतनी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अधिक होती जा रही है। बस कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए जिससे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंडेंसेशन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और रेनफॉल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्षा जो है, जो वर्षा है वो उसकी मात्रा डिपेंड करेगी कि सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा की संभावना अधिक होगी, अगर सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो ड्राई होगा, वर्षा की संभावना कम होगी।
ठीक है दोस्तों, और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसके वितरण की बात करें, सापेक्षिक आर्द्रता का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो दोस्तों इसका जो सापेक्षिक आर्द्रता है, इसका दोनों गोलार्धों में देखें तो विषुवत रेखा पर तो सबसे अधिक है ही, विषुवत रेखा पर ये सबसे अधिक होती है। यहाँ पर तो क्या है, मैक्सिमम है इक्वेटोरियल रीजन में 0 डिग्री जो हमारा ये है, 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम है। परसेंटेज में हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को वाई एक्सिस पर दिखा रखा है। ठीक है, बट अब जब दोनों गोलार्धों में हम विषुवत रेखा से और उच्च अक्षांशों की तरफ जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मात्रा में कमी आने लगती है और 30 डिग्री के पास ये मिनिमम होती है। ठीक है, 30 डिग्री के पास आते आते दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में भी, ठीक है, 30 डिग्री पर एक कम होने लगती है। 30 डिग्री के बाद ये क्या हुई, यहां से कम होने लगी और यहाँ के बाद ये फिर से बढ़ने लगती है, अधिक होने लगती है और उच्च अक्षांशों की तरफ हम जाते हैं तब। इसके बाद ध्रुवों की ओर ये फिर से कम होने लगती है, पोलर रीजन में जाके फिर से कम होने लगती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका कारण समझिए क्यों हो रही है। देखिए, इक्वेटर पर मैक्सिमम है। इक्वेटर पर मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो है सोलर रेडिएशन अधिक है और सोलर रेडिएशन अधिक होने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मगर टेम्परेचर का प्रभाव यहाँ पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पर जितना ज्यादा पड़ेगा उससे ज्यादा पड़ेगा इवेपोराइजेशन पर, वाष्पीकरण अधिक होगा। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अधिक मिलेगी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब बढ़ती जाएगी तो उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जल वाष्प की अधिक मात्रा होने के कारण, हालांकि तापमान यहाँ पर सतह का अधिक है, एयर भी गर्म होगी, मगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि वो गर्म एयर भी सैचुरेटेड हो जाएगी और इस वजह से यहाँ पर जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों हैं इनमें दिन के समय भी और वर्ष के अधिकांश समय भी यहाँ पर वर्षा होती रहती है, कन्वेक्शनल संवहनीय वर्षा होती रहती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इससे आगे हम जब 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर पहुंच गए तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र है, ड्राई एरिया है। क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, धरातलीय सतह पर तापमान अधिक होता है तो जो वायु है उसका तापमान अधिक है। जब टेम्परेचर अधिक है तो क्या होगा, एक तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो भी अधिक हो गई, अब उसको और ज्यादा मात्रा में जलवाष्प चाहिए अगर उसको एयर को सैचुरेट करना है तो, मगर यहाँ पर अब इतनी ज्यादा मात्रा में जलवाष्प है नहीं, यानी रिलेटिव जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो भी कम है। तो एक तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई जिससे अपने आप ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, ऊपर से यहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम हो गई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से 30 डिग्री के पास जाते जाते यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें भी कमी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी कमी आ जाती है। इसके बाद फिर से क्या होता है, तापमान कम होने लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, आर्द्रता सामर्थ्य है, वो जब जैसे जैसे तापमान कम होगा तो उसकी वजह से आर्द्रता सामर्थ्य भी कम होने लगता है और साथ में यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर फिर से बढ़ने लगेगा। और ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे, पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे, तो पोलर रीजन्स पे क्या है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोराइजेशन नहीं हो रहा है, तो जैसी कंडीशन हमें इक्वेटर पे मिल रही थी उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन यहाँ मिलेगी। हालांकि यहाँ टेम्परेचर कम है, इस वजह से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होनी चाहिए, आर्द्रता सामर्थ्य कम होना चाहिए, यानी थोड़ी सी भी जलवाष्प अगर मिल जाए तो वो पूरी तरह एयर सैचुरेट हो जाएगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मगर यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा में भी कमी होती है क्योंकि इवेपोराइजेशन नहीं हो रहा है। जब इवेपोराइजेशन नहीं हो रहा है तो जलवाष्प नहीं है, और जब जलवाष्प नहीं है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए विषुवत पर, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है। इसीलिए इस रीजन में आप देखेंगे कि ज्यादातर हमें डेजर्ट्स जो मिलते हैं, जो ड्राई रीजन मिलते हैं, वो इस दोनों गोलार्धों में हमें 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के वे मिलते हैं और विशेष तौर से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें
जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो जो वर्षा है उस वर्षा को बताती है कि वर्षा कितनी होगी, कब होगी, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जो तीसरा प्रकार है हमारे मेजरमेंट का, वो है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है उसको एक तरीके से हम भार ले रहे हैं, वजन ले रहे हैं इसका, और इसे लिया जाता है ग्राम पर किलोग्राम में। कैसे ले रहे हैं? तो ये है आर्द्र वायु में विद्यमान जलवाष्प का भार। जो ह्यूमिड एयर है उस ह्यूमिड एयर के अंदर, या फिर हम बोले वेट एयर के अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी है उसका वेट लेते हैं। यहाँ पर भार लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वायु में जलवाष्प भार, एयर में जो वाटर वेपर्स हैं उसका वेट अपॉन वायु का सकल भार, एयर का टोटल वेट। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्राम पर किलोग्राम में नापा जाता है। मान लीजिए हम बात करें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए 5 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, 5 ग्राम है, कितने? 50 ग्राम मान लीजिए। 50 ग्राम यहाँ पर क्या है? जलवाष्प का भार है आर्द्र वायु के अंदर, और टोटल कितने में है? लगभग 1000 ग्राम के अंदर है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 0.05 हो जाएगी। ठीक है, 0.05 यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो विशिष्ट आर्द्रता जो है दोस्तों, इसमें और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। क्या होता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो भी जलवाष्प की वास्तविक मात्रा ही है, और विशिष्ट आर्द्रता भी जलवाष्प का मात्रा ही है, मगर यहाँ पर वेट लिया जाता है, भार लिया जाता है। और चाहे आप तापमान घटा दो, बढ़ा दो, चाहे आप वायु का प्रसार हो जाए, वायु का सिकुड़न हो जाए, हर कंडीशन में विशिष्ट आर्द्रता जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका भार जो है वायु का वो फिक्स रहेगा। 1000 ग्राम के अंदर कितनी ग्राम आ रही है वो फिक्स रहेगी। विशिष्ट आर्द्रता ऐसे फिक्स रहती है। जबकि जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो हालांकि तापमान का इस पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्रा जितनी है मात्रा उतनी ही रहेगी, मगर यह तापमान का एक प्रभाव ये हो जाता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो ये आयतन बढ़ने लगता है, और आयतन बढ़ने की वजह से इसकी जो इकाई हमने ली है ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये ग्राम तो कांस्टेंट रहता है, बट ये जो क्यूबिक मीटर इकाई है ये बढ़ जाने की वजह से निरपेक्ष आर्द्रता की परसेंटेज बढ़ने लगती है। जैसे हम माने, इसको आप इस तरीके से लीजिए कि मान लीजिए पहले 5 ग्राम था और इसमें था 1 मीटर क्यूब एयर के अंदर था। ठीक है, 5 ग्राम था और कितना था? 1 मीटर क्यूब एयर के अंदर था। ठीक है, अब हमने इसका तापमान बढ़ा दिया तो जो जलवाष्प है वो तो 5 ग्राम ही है। ठीक है, एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है वो तो 5 ग्राम ही है, पर अब हमने इसको कितना कर दिया है? इसका तापमान इतना बढ़ गया कि अब इसका आयतन जो है वो 2 हो गया है। 2 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया है, 2 क्यूबिक मीटर हो गया है। तो पहले तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है? 5/1 यानी 5 आ रही है, 5 ग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है, और अब कितनी हो गई है? 2.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। हालांकि जलवाष्प की मात्रा में कोई चेंज नहीं आया है, तो तापमान का इस पर कोई वैसे प्रभाव नहीं पड़ा है कि जलवाष्प की मात्रा में है, मगर चूंकि हमने यहाँ पर तापमान बढ़ाया तो इसका प्रसरण हो गया, फैलाव हो गया, इससे आयतन में चेंज आ गया, इस वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज हो गई है। बट यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेते हैं इसका आयतन से कोई लेना देना है ही नहीं, वॉल्यूम से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो वेट लेता है, भार लेता है। तो चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, तो एयर के फैलने का और सिकुड़ने का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा विशिष्ट आर्द्रता फिक्स होती है, और इसीलिए दोस्तों आजकल जो भी ज्योग्राफर्स हैं वो सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्यादा वर्षा के एक पैरामीटर की तरह यूज में ना लेकर के, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को जो वर्षा के जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसके लिए इसको यूज में लेते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सटीक किसको माना जा रहा है, तो आजकल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ही, विशिष्ट आर्द्रता को ही वर्षा के पूर्वानुमान लगाने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जलवाष्प की जो मात्रा है उसकी कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था विशिष्ट आर्द्रता में और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में डिफरेंस। ठीक है, तापमान का दोनों पर ही प्रभाव नहीं है, बट यहाँ थोड़ा परसेंटेज में चेंज आ जाएगा क्योंकि तापमान जो है वो फैलेगा, मात्रा सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी और यहाँ भी सेम रहेगी। ठीक है, बट क्योंकि एयर फैल रही है या सिकुड़ रही है, इसका प्रभाव पड़ेगा निरपेक्ष आर्द्रता पर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जल वाष्प और उसकी प्रॉपर्टीज को समझा और साथ में हमने देखा कि किस प्रकार से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक दूसरे से रिलेटेड है और एयर सैचुरेटेड कैसे हो रही है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।